हाँ भाई, कैसे हो बच्चों? सब ठीक है? बहुत बढ़िया। चलो भाई, करते हैं स्टार्ट। देखो, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल चल रहा था। एक पॉइंट के लिए एक दो बच्चे ने बोला था मेरे को, सर ये एट ईच स्टेप ऑफ एसेंट द स्ट्रेंथ टर्न्स 36 डिग्री, इसका मतलब क्या है? देखो, इसका इतना सा मतलब है। देखो, जैसे हम ऐसे ऊपर घूमते हुए जाएंगे तो ऊपर की तरफ बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? एसेंट का मतलब ऊपर की तरफ बढ़ना होता है। हाँ, ऊपर की तरफ। तो जैसे ही हम घूमते जाएंगे, हर एक स्टेप के बाद डीएनए कितने डिग्री पर टर्न लेगा? 36 डिग्री पर। बस इतनी सी बात है। हाँ, इतना सही है। कोई नई बात है नहीं। ठीक है, ये बात थी। इसके बाद यहाँ पे कई सारे बच्चों ने पूछा था ये इन IX174, ये बैक्टीरियोफेज का नाम है। जैसे कोविड-19 है ना, ऐसे ही ये भी एक वायरस है, और उस वायरस का नाम है ये। इसमें सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए मिलता है, लेकिन वो सर्क्यूलर होता है। एक ही स्ट्रैंड है, लेकिन वो कैसा है बच्चों? सर्क्यूलर है। डबल स्टैंडर्ड एंड सर्क्यूलर डीएनए किसमें मिलता है? ये मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। हाँ, किसी ने बोला है सर वायरस में तो आरएनए मिलता है। बच्चों, दोनों ही मिलते हैं वायरस में। एनिमल वायरस में मिलता है डीएनए, प्लांट वायरस में मिलता है मोस्टली आरएनए। ठीक है, उसमें ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। अपन जो पढ़ रहे हैं उस पर ध्यान दो, है ना? ठीक है, तो इतनी सी बात थी इसके बारे में। अगला है आरएनए। आरएनए का फुल फॉर्म है राइबो। Mg+2 क्या है? अरे यार, इसकी हेल्प से ये डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के बीच में बॉन्ड बनेगा, उसको बोलते हैं सॉल्ट लिंकेज। द बॉन्ड which is formed with the help of salt will be known as salt linkage। लिख डालो कहीं साइड में। द बॉन्ड एक बच्चे ने एक क्वेश्चन पूछा भाई कि सर स्टेप्स के बीच में डिस्टेंस तो 9 का ही होगा, ये 10 का क्यों लिया है? भाई, नीचे ही नीचे वाला फॉस्फेट नीचे जा रहा होगा कि नहीं जा रहा होगा? इस फिफ्थ के साथ जो फॉस्फेट है, तो डिस्टेंस यहां तक की ये भी तो लेनी पड़ेगी। तो 10 हो गए ना यार, समझे? वो कोई बात नहीं है ना। ठीक है, सुनो भाई। द बॉन्ड विच इज, अरे यार, ये फिर एक गलत क्वेश्चन पूछा किसी ने। सर टेस्ट का क्या सिलेबस है? देखो बच्चों, मैं थोड़ा सा अभी तक आपको बेकार वर्ड यूज नहीं कर रहा। अब मेरा मन ऐसा कर रहा है कि मैं कुछ अच्छा बोल डालूं। आप जिसने इस टेस्ट का सिलेबस पूछा है, बेटा आपको मैं इतना बोलूंगा कि आपका ध्यान बिल्कुल भी पढ़ाई में नहीं है, दूर दूर तक बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। आप 100% नहीं है ध्यान आप। और ऐसे डॉक्टर बनना, यूं मान लो, बहुत ही टफ जॉब हो जाए। इतनी बार समझा दिया, सिलेबस वही आएगा जो पढ़ा रहा हूं, और सिलेबस आपको पहुंच भी चुका है। पढ़ने में ध्यान नहीं है क्या? पढ़ लिया करो थोड़ा बहुत। कितनी बार समझा दिया, टेस्ट का सिलेबस बार बार क्यों पूछते हो आप? पढ़ने में ध्यान ही नहीं है आप लोगों का। मजाक नहीं है बेटा पढ़ाई। आरएनए सुनो अब ध्यान से। हाँ, मैं बता रहा था सॉल्ट लिंकेज। द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड, किसी बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है सर स्टेप्स की डिस्टेंस 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है क्या? नैनोमीटर होता है क्या? बेटा, एंगस्ट्रॉम को नैनोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं आप। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर होता है। इसको कन्वर्ट कर लेना आप फिर, है ना? हाँ, द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड, सॉल्ट लिंकेज क्या होता है वो लिखवा रहा हूं मैं। बॉन्ड क्या होता है? बहुत बढ़िया। जिसके थ्रू हम कुछ अटैच करते हैं उसको बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, लिखो। द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड with the help of salt known as salt linkage।
ठीक है। आरएनए, देखो आरएनए और डीएनए में कुछ डिफरेंस। बताओ बच्चों, डीएनए में नाइट्रोजन बेस कौन कौन से यूज हो रहे थे? डीएनए में कौन कौन से नाइट्रोजन बेस यूज हो रहे थे? एटीजीसी। तो बताओ बच्चों, आरएनए में कौन कौन से नाइट्रोजन बेस यूज होंगे? डीएनए में कौन कौन से नाइट्रोजन बेस यूज हो रहे थे? एटीजीसी। तो आरएनए में कौन कौन से नाइट्रोजन बेस यूज होंगे, बोलो? एयूजीसी। बिल्कुल एकदम परफेक्ट। डीएनए होता है डबल स्ट्रैंडेड। डीएनए कैसा होता है? डबल स्ट्रैंडेड। इसका एक्सेप्शन क्या था, अभी बताया था, देखो ये IX174। आरएनए होता है सिंगल स्ट्रैंडेड। आरएनए कैसा होगा, बोलो? सिंगल स्ट्रैंडेड, मतलब इसमें एक ही स्ट्रैंड मिलेगी। एक्सेप्शनली एक्सेप्शनली रियो वायरस लिख डालो, हैज डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि ऐसा आरएनए है जिसमें दो स्ट्रैंड है, एक स्ट्रैंड ये रहा तो दूसरा ये रहा। बताओ फिर, डबल स्टैंडर्ड आरएनए में इधर जी होगा तो सामने क्या होगा? यदि आरएनए डबल स्टैंडर्ड है, इधर जी तो सामने सी, इधर सी तो सामने जी। तो बताओ बच्चों, इधर ए तो सामने, हंस गए, ये लो। अरे टी कैसे आ सकता है यार, ये आरएनए है, यू आएगा। मतलब यदि आरएनए डबल स्टैंडर्ड है, जो भी एक्सेप्शनली, इन जनरल आपसे पूछा जाए आरएनए कैसा, तो सिंगल स्ट्रैंडेड, बट एक्सेप्शनली आरएनए इज डबल स्ट्रैंडेड। और यदि आरएनए डबल स्ट्रैंडेड होगा तो जी पेयरिंग करेगा सी के साथ बाई 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। ए पेयरिंग करेगा किसके साथ? यू के साथ बाई 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। यस, ठीक है। आपसे पूछा जाए कि आरएनए के लिए चार ग्राफ रूल एप्लीकेबल है क्या? नो, ओनली फॉर डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ठीक, ठीक। अब एक क्वेश्चन का आंसर दो, चलो। हाँ, एक बात और, मैं एक क्वेश्चन बोल रहा हूँ, आंसर देना। मैंने एक स्ट्रैंड बना दिया, बताओ ये डीएनए का स्ट्रैंड है कि आरएनए का? ये किसी का भी हो सकता है बेटा, ये डीएनए का भी हो सकता है, आरएनए का भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखो, इसमें ना तो टी है ना इसमें यू है। टी होता तो ये, टी होता तो ये डीएनए होता, और यू होता तो ये। इसका मतलब यहां से दो रिजल्ट आ गए बच्चों। ओनली नाइट्रोजन बेस के बेसिस पर, ओनली नाइट्रोजन बेस के बेसिस पर डीएनए एंड आरएनए को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। नहीं कर सकते ना? तो फिर एक बात बताओ बच्चों, डीएनए एंड आरएनए में, डीएनए एंड आरएनए में मेन डिफरेंस किसका है? शुगर का,
क्योंकि ये तो पक्का है, यदि शुगर होगा राइबोज तो वो होगा आरएनए ही, और यदि शुगर होगा डीऑक्सीराइबोज तो 100% डीएनए होगा। तो उसमें फर्स्ट पॉइंट पर लिख डालो, इन प्लेस ऑफ डीऑक्सीराइबोज शुगर इन डीएनए राइबोज शुगर इज प्रेजेंट इन आरएनए। कंटिन्यूटी में लिख डालो, इट इज द मेन डिफरेंस, it is the main difference between DNA and RNA। अरे यूरासिल का डिफरेंस होता है, लेकिन वो क्या पता लगा पाए अपन केवल नाइट्रोजन बेस के बेसिस पे? अभी देखो एक एग्जांपल दिया था ना मैंने, इधर क्या है यार, ये रहा ना, तो इससे पता ही नहीं लगा पा रहे ना। मेन डिफरेंस डीएनए एंड आरएनए में, याद रखिए बच्चों, शुगर का होगा। यस। अब सुनिए, हमने ये जो डीएनए पढ़ाया ना बच्चों आपको, डीएनए का टाइप सुनो। अब हम डीएनए को लोकेशन के बेसिस पर टू टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से? न्यूक्लियर डीएनए, कुछ नहीं बोला तो डीएनए को कैसा मानोगे? न्यूक्लियर डीएनए ही मानना होगा, क्योंकि 95 टू 99% डीएनए बच्चों न्यूक्लियस में ही मिलता है। हाँ, न्यूक्लियर डीएनए 95 टू 99% होता है, लेकिन एक होता है साइटोप्लाज्मिक डीएनए 1 to 5%। जैसे एग्जांपल क्या है इसका, साइटोप्लाज्मिक डीएनए का? अरे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट में जो डीएनए मिलता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट कहाँ मिलेंगे? साइटोप्लाज्म में ना। यस। तो वो किसके एग्जांपल हो गए बच्चों? साइटोप्लाज्मिक डीएनए के एग्जांपल हो गए, इतनी सी बात। हाँ बिल्कुल। लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूं, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ कॉइलिंग, डीएनए की जो स्ट्रैंड है, उस डीएनए की स्ट्रैंड में कॉइलिंग का डायरेक्शन क्या होगा, उसके बेसिस पे डीएनए मॉलिक्यूल टू टाइप्स का हो सकता है बच्चों, लेफ्ट हैंडेड डीएनए एंड राइट हैंडेड डीएनए, दो टाइप का हो सकता है बच्चों। डीएनए कितने टाइप का होगा बोलो? टू टाइप्स का, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ कॉइलिंग, लेफ्ट हैंडेड डीएनए एंड राइट हैंडेड डीएनए। तो जो लेफ्ट हैंडेड डीएनए होगा उसका एग्जांपल है जेड डीएनए। इसको 12th में पढ़ाते हैं अब, पहले मैं 11th में ही पढ़ा देता था पूरा ये। हाँ, तो लेफ्ट हैंडेड डीएनए एंड राइट हैंडेड डीएनए। तो लेफ्ट हैंडेड डीएनए का एग्जांपल होगा बच्चों, देखो, एक तो हो गया लेफ्ट हैंडेड डीएनए और एक हो गया राइट हैंडेड डीएनए। लेफ्ट हैंडेड डीएनए का एग्जांपल होगा जेड डीएनए, राइट हैंडेड डीएनए ए बी सी डी डीएनए और बहुत सारे। ठीक है। सबसे ज्यादा स्टडी जिस डीएनए को किया गया है, वाटसन एंड क्रिक ने जो डबल हेलिक्स मॉडल दिया था वो बी डीएनए ही था, मोस्ट कॉमन डीएनए। आपको कुछ नहीं बोला, तो डीएनए कौन सा मानोगे बच्चों? बी डीएनए, मोस्ट कॉमन डीएनए। आपसे पूछा गया डायमीटर ऑफ डीएनए इज, आंसर दो। 20 एंगस्ट्रॉम। केवल बी डीएनए के अकॉर्डिंग आंसर देना, वैसे भी आप तो बी डीएनए के अकॉर्डिंग ही दोगे, क्योंकि ए सी और डी डीएनए तो मैंने पढ़ाया ही नहीं ना, तो देना ही पड़ेगा बी डीएनए के अकॉर्डिंग। नहीं बच्चों, इनके सबके अलग अलग डेटा है, बिल्कुल।
सबके अलग अलग है बिल्कुल डेटा। जैसे बता देता हूं मैं आपको, देखो ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, डी डीएनए। इसका डायमीटर 23 एंगस्ट्रॉम, इसका आप जानते हैं 20, इसका 19 एंगस्ट्रॉम और इसका भी 19 एंगस्ट्रॉम होता है। अलग अलग है, लेकिन ये ध्यान नहीं रखने हैं, ये नहीं रखना है ध्यान। हाँ, इनमें नाइट्रोजन बेस पेयर का भी डिफरेंस होता है बच्चों। क्या क्या होता है देखो, इसमें 8 नाइट्रोजन बेस पेयर होते हैं, इसमें 9.33 होते हैं, इसमें 10 आप जानते ही हो, फिर इसमें 11 होते हैं। अरे वैसे याद कर सकते हैं, देखो नीचे से देखो आप, 8 9 10 11, ABCD का सीक्वेंस तो आप भूलोगे ही नहीं, लेकिन लर्न नहीं करना है, नहीं आएगा क्वेश्चन। ओनली BDNA ही लर्न करना होगा आप, और वो तो आपको पता है, पढ़ चुके हो आप। हाँ, किसी बच्चे ने पूछा जेड डीएनए में, बिल्कुल 12 होते हैं भाई पेयर। मैं नहीं बताऊंगा, ये गलत बोल गया मैं, बोलना नहीं था। वो 12th में आएगा बच्चों, ठीक है। राइट हैंडेड डीएनए क्लॉकवाइज कॉइल्ड होगा बच्चों, ठीक है। तो ये डीएनए थे। अब सुनिए आप, एनसीईआरटी निकालो पेज नंबर 146। एनसीईआरटी पेज नंबर 146, और एनसीईआरटी पेज नंबर 146 पे प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट दे रखे हैं बच्चों। मिल गए क्या? एनसीईआरटी पेज नंबर 146, यहाँ पे दे रखा है बच्चों, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट। मिल गया? तो पहले तो ये समझ लो बच्चों कि मेटाबोलाइट क्या होता है, देखो हम, और उससे पहले भी ये सुन लो कि मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या होता है बच्चों। हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट टाइप केमिकल रिएक्शंस चलती रहती है। तो हमारी बॉडी में जितने भी टाइप की केमिकल रिएक्शंस चलती है ना बच्चों, उन सबको कंबाइंडली हम मेटाबॉलिक रिएक्शन बोलते हैं। और उन मेटाबॉलिक रिएक्शंस में जो कंपाउंड्स यूज होंगे उनको बोला जाएगा मेटाबोलाइट। हाँ, फिर से सुन लो, मेटाबॉलिज्म में जो भी कंपाउंड हमारी बॉडी में किसी भी टाइप का कोई भी रिएक्शन हो रहा है, मेटाबॉलिक रिएक्शन, मेटाबॉलिक रिएक्शंस में जो भी कंपाउंड यूज होंगे उनको बोला जाएगा मेटाबोलाइट। एंड दीज मेटाबोलाइट्स आर टू टाइप्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। देखो बच्चों, मेटाबॉलिज्म क्या है, देखो हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप की रिएक्शन चल रही है। जैसे रेस्पिरेशन हो रहा है, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो रहा है, टूट रहा, CO2 और H2O में एनर्जी मिल रही है, क्या है? मेटाबॉलिक रिएक्शन है। प्लांट में फोटोसिंथेसिस हो रहा है, CO2 एंड H2O मिलकर के क्या बना रहे हैं? ग्लूकोज बना रहे हैं, क्या है? मेटाबॉलिक रिएक्शन है। तो जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो भी कंपाउंड यूज हो रहा है उनको मेटाबोलाइट बोल दिया, ठीक। हाँ, अब ये जो प्राइमरी मेटाबोलाइट होते हैं इनके बारे में सुन लो। देखो, प्राइमरी मेटाबोलाइट जो होते हैं ना बच्चों, वो प्राइमरी मेटाबोलाइट मैक्सिमम फंक्शंस पता है। लेकिन सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो होते हैं ना बच्चों, इनके मैक्सिमम के तो हमको फंक्शन ही नहीं पता। प्राइमरी मेटाबोलाइट का जब आपस में रिएक्शन होता है तब बनते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट। यस, प्राइमरी मेटाबोलाइट का फंक्शन मैक्सिमम का पता है। दूसरा, प्राइमरी मेटाबोलाइट, प्राइमरी मेटाबोलाइट जो होते हैं ये किसी भी ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ में
एंड डेवलपमेंट में डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। जैसे एग्जांपल आपके सामने अमीनो एसिड, बोलो प्राइमरी मेटाबोलाइट होगा कि नहीं होगा? फिर से सुन लो, प्राइमरी मेटाबोलाइट के हमको मैक्सिमम के फंक्शन ही नहीं पता। ओ, मैक्सिमम के फंक्शन पता है, लेकिन सेकेंडरी मेटाबोलाइट के मैक्सिमम के फंक्शन ही नहीं पता। प्राइमरी मेटाबोलाइट की रिएक्शन होगी तब बनेंगे सेकेंडरी। प्राइमरी मेटाबोलाइट किसी भी ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते, सेकेंडरी नहीं करते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट का हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। इंपॉर्टेंस है इनका हमारे लिए, इनका हमारे लिए इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, मेडिसिनल इंपॉर्टेंस है। वो कैसे, वो तो एग्जाम्पल से पता चलेगा ना। सबसे पहले मैं आपसे एग्जाम्पल पूछ, अच्छा एक चीज और, एग्जाम्पल याद रखने का तरीका, मैं आपको कोई भी अननोन नेम बोलूं, सेकेंडरी आंसर बता देना, एकदम फर्स्ट क्लास आंसर आएगा। अननोन नेम 100% वो सेकेंडरी आंसर निकलेगा सही। बताओ फिर, कुछ क्वेश्चन पूछा हूं, आंसर देना आप लोग। बताओ भाई, ग्लूकोज प्राइमरी मेटाबोलाइट की सेकेंडरी, जानते हो ना आप तो उसको, इसीलिए। ठीक है, बताओ भाई, कोडीन, कोडीन एकदम फर्स्ट क्लास आंसर है भाई, सेकेंडरी है। राव वॉल्फेन, कौन का वैलिन ए, विन ब्लास्टिन, कुरकुमीन, राइसिन, शानदार, सेकेंडरी, जड़ी लगा दी बेटा, सही है, सही आंसर है। मैं बता रहा था कि जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट होते हैं उनके मैक्सिमम के फंक्शंस नहीं पता, लेकिन इनका हमारे लिए इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, मेडिसिनल इंपॉर्टेंस है। जैसे बच्चों कोडीन, कोडीन किससे मिलता है पता? अफीम से। कोडीन ये मेडिसिन बनाने में काम आता है, कभी आपने देखा हो तो कोरेक्स एक सिरप आती है खांसी की, कफ सिरप है, उसमें कोडीन मिलता है, तो मेडिसिनल इंपॉर्टेंस हो गया ना। हाँ, तो सेल्यूलोज जानते हो ना, तो सेल्यूलोज डायरेक्टली ग्रोथ थोड़ी करवाता है सेल वॉल की, नो। कैसे यूज होता है वो तो सेल वॉल में पढ़ेंगे ना यार। तो सेल्यूलोज सेकेंडरी मेटाबोलाइट है भाई। यस। हम्म। तो कोडीन जो है वो मिलता है, मेडिसिनल इंपॉर्टेंस हो गया उसका। अरे जब मेडिसिनल इंपॉर्टेंस है तब बोलो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल होगा। ठीक है, तो ये थे आपके प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट। इनके एग्जांपल दे रखे हैं बच्चों, इधर देखो, जैसे एल्केलॉइड है, फ्लेवेनॉइड है, रबर है। अच्छा, रबर को आप जानते हो इसलिए, तो क्या रबर को खाते हो आप? रबर हमारी बॉडी ग्रोथ में डायरेक्टली इन्वॉल्व है क्या? सेंट है, गम है, स्पाइसेस है। अच्छा, स्पाइसेस खाते हैं हम, लेकिन बच्चों इनका मेडिसिनल इंपॉर्टेंस है, फूड को टेस्टी बनाने में काम आता है, लेकिन डायरेक्टली ग्रोथ में इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो सेकेंडरी हो गया ना यार। अरे स्पाइसेस मसाले बॉडी ग्रोथ में डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट नहीं है उनका। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस का मतलब पैसा, वो देख लो ना आप, एमडीएच वाले बाबा, पूरा उनका चल रहा ना बिजनेस, स्पाइसेस से ही तो चल रहा है। किसी बच्चे ने पूछा सेल्यूलोज सेकेंडरी कैसे? सेल्यूलोज डायरेक्टली ग्रोथ में इन्वॉल्व नहीं है। क्यों नहीं है नहीं बता सकता ना अभी, सेल वॉल में बताऊंगा वो बात, तो मैं नहीं बता सकता। ये थे आपके प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट। इसमें एक टेबल दे रखी है बच्चों, ये दे रखी, ये आपको ध्यान रखना है, जैसे कैरोटीनॉइड है, एंथोसाइनिन है, मॉर्फिन, कोडीन, मोनोटर्पिन, डायटर्पिन, लेमन ग्रास, हेब्रिन, राइसिन, ये सब क्या है बोलो? सेकेंडरी मेटाबोलाइट हैं। यस, ये एग्जांपल ध्यान रखना है आपको। ऐसे ही कुछ एग्जांपल ये दे रखे, ये भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट। ठीक है, अब याद करो बच्चों, अपने मॉड्यूल के फर्स्ट पेज पे मैंने एक हेडिंग डाला हुआ था जो छोड़ रखा है सदियों से,
अपनी एनसीईआरटी का पेज नंबर 142 लास्ट पैराग्राफ निकालो। एनसीईआरटी पेज नंबर 142 लास्ट पैराग्राफ। इसको एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको, है ना। खाली स्लाइड देख लेता हूँ कोई। ये यहाँ पे लिखेंगे, है ना। देखो वहां पे दे रखा है बच्चे को, हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन। कोई भी सेल थी, उस सेल का केमिकल कंपोजिशन पता कर। सेल का केमिकल कंपोजिशन दो टाइप से कर सकते हैं बच्चों, अपन पता। एक तो उसमें मैक्रोमोलिक्यूल और माइक्रोमोलिक्यूल का एनालिसिस। दूसरा ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड का एनालिसिस। हम पहले आपको बता रहे हैं कि कोई भी सेल है, उस सेल से माइक्रोमोलिक्यूल एंड मैक्रोमोलिक्यूल को डिफरेंशिएट कैसे करें। तो इसके लिए क्या किया बच्चों, मैंने एक सेल ले ली। अब वो सेल कोई भी हो सकती है भाई, वो सेल कोई भी हो सकती है। वो एक लीवर सेल हो सकती है, वो एक लीफ का सेल हो सकता है, कोई भी सेल ली। एक सेल ले ली हमने, एक सेल ले ली, ये कोई सेल है जिसका हमको एनालिसिस करना है। ये सेल है। अब इस सेल को लिया, वेजिटेबल का पिछला, अरे वेजिटेबल भी तो यार सेल का ही बनेगा ना भाई। वेज किसका बना हुआ है, सेल का। तो कोई भी सेल थी जिसका हमको एनालिसिस करना है, उस सेल को ले लिया। अब इस सेल को लेकर के हमने ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के साथ मिक्स करके ग्राइंड कर दिया। ग्राइंड किसकी हेल्प से किया, विद द हेल्प ऑफ मोर्टार एंड पेस्टल। ये क्या होते हैं बच्चों, आपने कभी देखा हो तो जो आयुर्वेदिक डॉक्टर होते हैं ना, उनके पास स्टोन के बने हुए रहते हैं। हाँ वही। नहीं प्योर हिंदी में, हाँ उसको खरल और मूसल बोलते हैं प्योर हिंदी में। देखे होंगे आपने यहाँ। यस। हाँ वही वही। अब ये ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, CH3COOH। इसमें से 3 हाइड्रोजन हटा के 3 क्लोरीन चिपका डाले, क्या बन गया, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। ठीक है। इनके साथ मिक्स करके ग्राइंड कर डाला। हाँ? जब इसको मिक्स करके ग्राइंड करेंगे तो जो कुछ मिलेगा ना बच्चों, उसको बोला जाएगा स्लरी। एक टाइप का अनक्लियर सोल्यूशन। कोई सेल थी जिसका एनालिसिस करना है, उसको लिया, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के साथ मिक्स करके ग्राइंड कर डाला, जो कुछ मिला उसको स्लरी बोल डाला। अब इस स्लरी को लिया और एक फिल्टर पे डाला। ये वो फिल्टर है भाई। फिल्टर कोई भी ले सकते हैं यहाँ पे, जैसे अपनी एनसीईआरटी में चीज क्लॉथ दिया हुआ है, कॉटन क्लॉथ दिया हुआ है। स्लरी को लिया और इस स्लरी को हमने यहाँ डाल दिया। स्लरी को जब यहाँ पे डालोगे ना बच्चों, तो दो चीजें होंगी यहाँ। कुछ पार्ट ऐसा होगा, अच्छा इसको पढ़ाने से पहले अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, जो सब जानते हैं आप। देखो बच्चों, आपने या तो कई बार चाय बनाई होगी, या फिर चाय को बनते हुए देखा होगा। तो जब हम चाय बनाते तो हमने एक छोटा सा एक बर्तन ले लिया, केटली ले ली, उसके अंदर हमने थोड़ा सा वाटर डाला, चाय पत्ती डाल दी, अदरक डाल दी, इलायची डाल दी। नहीं नहीं बस बहुत है इतना ही, सब्जी नहीं बनानी है, चाय की बात कर रहा हूँ। ठीक है, डाल दिया सब। अब इसको चाय को बनने के लिए रख दिया, चाय बन के तैयार हो गई। अब हमने एक फिल्टर लिया, वही छन्नी जिसको बोलते हैं यार, वो लिया। तो जैसे ही हम उस चाय को उस पर डालेंगे, शुगर डालना भूल गया, आपने डाल दी शुगर, लो
चीनी डाल दी नया। अब हमने क्या किया, उसको छान छान लिया। फिल्टर करेंगे तो आप सब जानते हैं जितने भी बड़े बड़े मॉलिक्यूल होंगे सारे के सारे नीचे निकल जाएंगे और छोटे छोटे मॉलिक्यूल ऊपर रह जाएंगे। उल्टा बोला है, सही है। कहने का मतलब जितने भी बड़े बड़े मॉलिक्यूल होंगे वो सबके सब ऊपर रह जाएंगे और छोटे छोटे सबके सब नीचे चले जाएंगे। इसको कोई भूलने का चांस है क्या? यस, नहीं भूल सकते ना। तो अब बस इसी एक्सपेरिमेंट को अपने माइंड में सेट रखना। बस मैं इतना सा करूंगा, जहां छोटे छोटे मॉलिक्यूल बोला है वहां मैं माइक्रो मॉलिक्यूल बोल दूंगा, और जहां बड़े बड़े मॉलिक्यूल बोला है वहां पे मैं मैक्रो मॉलिक्यूल बोल दूंगा। ठीक है, देखो अब आप जब स्लरी को फिल्टर पे डालोगे तो कुछ कंपाउंड ऐसे होंगे जो ऊपर ही पड़े रह जाएंगे, और कुछ कंपाउंड ऐसे होंगे बच्चों जो फिल्टर होकर के नीचे चले आएंगे। तो जो फिल्टर होकर के नीचे चले आएंगे उसको बोला जाएगा फिल्ट्रेट, और जो ऊपर पड़ा रह जाएगा इसको बोला जाएगा रिटेंटेट। थोड़ा साइंटिफिक टर्म यूज करें इनके लिए तो फिल्ट्रेट को बोला जाएगा एसिड सॉल्युबल पूल। इसको क्या बोलोगे? एसिड इन सॉल्युबल पूल। एसिड क्यों? अरे एसिड ही तो लिया था, देखो यार, ये CCl3 लिया है ना, एसिड इसलिए बोला। एसिड इनसॉल्युबल पूल को मैं एसिड इनसॉल्युबल पैलेट भी बोल सकता हूं। एसिड इनसॉल्युबल पूल को मैं एसिड इनसॉल्युबल पैलेट भी बोल सकता हूं। इसको मैं एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन भी बोल सकता हूं। तो नीचे वाले को क्या बोलोगे? एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन। अब एक बात बताओ बच्चों, जितने भी मैक्रो मॉलिक्यूल होंगे वो ऊपर मिलेंगे कि नीचे? जितने भी मैक्रो मॉलिक्यूल होंगे वो बताओ ऊपर मिलेंगे कि नीचे? ऊपर मिलेंगे ना, सही है। तो इसको क्या बोला जाएगा? बोलो। बोलो। इस रिटेंटेड को या एसिड इंसॉल्युबल पूल को एक नाम और दे सकते हैं हम, मैक्रो मॉलिक्यूलर फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्यों बोला? अरे यार, दो पार्ट में डिवाइड हो गया ना जो कुछ था। स्लरी दो पार्ट में डिवाइड हुआ कि नहीं हुआ? बोलो। कुछ पार्ट ऊपर तो कुछ नीचे, हुआ कि नहीं हुआ? हाँ। अरे तो नीचे वाले को क्या बोलोगे? माइक्रो मॉलिक्यूलर फ्रैक्शन। अब बताओ बच्चों, ऐसे मॉलिक्यूल, अरे बगल में ये मोबाइल था, कोई बच्चा पूछ रहा है सर आप बगल में क्या देखते हैं? ये मोबाइल था, किसी का फोन आ रहा था उसको बंद करा। अरे यार, आपका ध्यान कहाँ कहाँ रहता है बच्चों, गजब के हैं मतलब आप। सल्यूट। ये लो, खत्म। अब बगल में नहीं देखूंगा। अच्छा, आप हमारी नजरों से पहचान लिया, बहुत बढ़िया। नजरों पे बहुत ध्यान है आपका। बस ऐसे ही ध्यान रखिए पढ़ाई का, मजा आ जाएगा। अब बताओ बच्चों, ऐसे मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट 800 डाल्टन या अप्रोक्स 1000 डाल्टन से ज्यादा होगा, बताओ वो ऊपर मिलेंगे कि नीचे? सही है, ऐसे मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट 800 डाल्टन या अप्रोक्स 1000 डाल्टन से ज्यादा हो। तो बताओ बच्चों, ऐसे मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट 800 डाल्टन या अप्रोक्स 1000 डाल्टन से ज्यादा होगा, कहाँ ओ कम होगा, वो कहाँ मिलेंगे बोलो? नीचे मिलेंगे।
अब जवाब देना, बोलो। पॉलीसैकेराइड ऊपर मिलेगा कि नीचे? अब एक का भी आंसर गलत नहीं आना चाहिए। यस, लिखवा था। पॉलीसैकेराइड कैसा होता है? बोलो। मैक्रोमोलिक्यूल होता है, पॉलीमर होता है। तो याद रखिए बच्चों, पॉलीसैकेराइड कहाँ मिलेगा? बोलो। पॉलीसैकेराइड कहाँ मिलेगा? ऊपर मिलेगा। बताओ, लिपिड कहाँ मिलेगा? ऊपर की नीचे? देखो, जैसा मैंने पढ़ाया उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर नीचे आना ही चाहिए था, क्योंकि मैंने बोला था कि लिपिड क्या होते हैं? माइक्रोमोलिक्यूल। लेकिन आएगा बच्चों ऊपर, वो क्यों? वो तो मैं बताऊंगा ना। ये एक्सेप्शनली ऊपर आता है बच्चों। क्यों आया बताएंगे अभी थोड़ी देर बाद। आगे बढ़ जाते हैं, पहले इसका रीजन बाद में बताऊंगा। बताओ बच्चों, प्रोटीन ऊपर आएगा कि नीचे? सही जवाब। बताओ बच्चों, न्यूक्लिक एसिड। सही जवाब। बताओ भाई, अमीनो एसिड। अमीनो एसिड बोलो। गलत जवाब। ऊपर नहीं आएगा अमीनो एसिड। अरे यार, अमीनो एसिड तो यूनिट है। अमीनो एसिड कोई पॉलीमर है क्या? प्रोटीन पॉलीमर है। यार ऐसे ही पढ़ाना था तो फर्स्ट पेज पे ही पढ़ा देता, फिर रटवा देता मैं। क्या फायदा हुआ फिर पढ़ाने का? अमीनो एसिड कहाँ मिलेगा? नीचे मिलेगा। तो बता फिर, न्यूक्लियोटाइड कहाँ मिलेगा? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड नीचे मिलेगा। न्यूक्लियोटाइड। सही है। डरने की कोई जरूरत। मेरे एक्सप्रेशन पे क्यों जाते हो? अरे न्यूक्लियोटाइड तो यार क्या है? यूनिट है, नीचे मिलेगा। बताओ, नाइट्रोजन बेस कहाँ मिलेगा? नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस नीचे मिलेगा। क्यों? सही जवाब, नीचे मिलेगा भाई। अरे जब न्यूक्लियोटाइड नीचे मिल रहा है तो नाइट्रोजन बेस की क्या औकात है भाई? यस। अब बताओ फिर, चलो, सेल्यूलोज कहाँ मिलेगा? सेल्यूलोज। सही जवाब, ऊपर मिलेगा। क्यों? पॉलीसेकेराइड है ना। चलो, एक क्वेश्चन का आंसर और दो। हीमोग्लोबिन कहाँ मिलेगा? ऊपर के नीचे? हीमोग्लोबिन। एक बच्चे ने नीचे बोला, जिसने भी बोला बहुत बुरा बोला। अरे हीमोग्लोबिन तो प्रोटीन है यार, नीचे कैसे मिल सकता है? मजा नहीं आया भाई। क्या मतलब हुआ? ऐसे तो मैं वही रटा देता ना फिर। प्रोटीन तो ऊपर ही मिलेगा ना। अब सुनिए बच्चे, दो क्वेश्चन बोल रहा हूं, ध्यान से जवाब देना, बहुत ध्यान से। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता नहीं। पहला क्वेश्चन, लिपिड इज माइक्रोमोलिक्यूल और मैक्रोमोलिक्यूल? वन और टू आंसर दो। वन और टू की फॉर्म में दो आंसर। लिपिड इज माइक्रोमोलिक्यूल और मैक्रो। आंसर आएगा फर्स्ट। अब मैं सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा हूं। लिपिड इज प्रेजेंट इन माइक्रो मॉलिक्यूलर फ्रैक्शन और मैक्रो मॉलिक्यूलर फ्रैक्शन। अब आंसर दो बच्चों। सेकंड आंसर सही है। अब फिर से सुन लो, लिख डालो, स्वर्ण अक्षरों में लिखो। लिपिड इज माइक्रोमोलिक्यूल 100%। लिपिड इज माइक्रोमोलिक्यूल, बट in analysis of chemical composition, but in analysis of
chemical composition of a cell, but in analysis of chemical composition of a cell, it is present in macromolecular fraction. मैक्रोमोलिक्यूलर फ्रैक्शन, ये ध्यान रख लो, दोबारा नहीं बताऊंगा आज के बाद, कोई नहीं पूछेगा इसको। आपसे पूछा जाए लिपिड क्या है, बोलो माइक्रोमोलिक्यूल है। फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का मतलब होता है पार्ट। अरे दो पार्ट में डिवाइड हो गया था ना यहाँ पे, ये देखो स्लरी, कुछ ऊपर तो कुछ नीचे, फ्रैक्शनाइज हो गया ना। अच्छा एक क्वेश्चन का आंसर दो, बताओ बच्चों, पॉलीसैकेराइड एसिड सॉल्यूबल पूल में मिलेगा कि एसिड इनसॉल्यूबल पैलेट में? जवाब दो, किसमें मिलेगा बोलो? एसिड इनसॉल्यूबल पैलेट में। अब निकालो एनसीईआरटी पेज नंबर 148, पॉलीसैकेराइड वाले पैराग्राफ का फर्स्ट लाइन पढ़ के देखो, समझ में आ जाएगा। पॉलीसैकेराइड इज प्रेजेंट इन एसिड सॉल्यूबल पूल और एसिड इनसॉल्यूबल पैलेट। पढ़ के देखो एनसीईआरटी पेज नंबर 148, पॉलीसैकेराइड वाले पैराग्राफ का फर्स्ट लाइन जो याद करो, मैंने बोला था अभी नहीं समझा सकता। अरे एसिड इनसॉल्यूबल पूल को पैलेट बोल दिया यहाँ पे। पैलेट मतलब ऐसे समझो, देखो जैसे हम चाय छानते हैं, चाय को फिल्टर कर रहे हैं कपड़े से, कॉटन क्लॉथ से, तो उस कपड़े में जो कुछ रह गया उसको निचोड़ दिया हमने ऐसे, तो उस फिल्टर में जो कुछ बचा रह गया ना उसको पैलेट बोलते हैं। वहां पे लिखा हुआ मिलेगा द एसिड इनसॉल्यूबल पैलेट आल्सो हैज पॉलीसैकेराइड। बोलो समझ में आया कि नहीं आया लाइन? अब बात आती है लिपिड की, कि लिपिड माइक्रोमोलिक्यूल है फिर भी ये मैक्रोमोलिक्यूलर फ्रैक्शन में क्यों मिला, जबकि इसका मॉलिक्यूलर वेट 800 डाल्टन से कम मिलता है। अनदर क्लास, अरे यार मैक्रोमोलिक्यूल में कौन कौन आ रहे थे? पॉलीसेकेराइड आ रहा था, प्रोटीन आ रहा था, न्यूक्लिक एसिड हो गया। पॉलीसेकेराइड एक क्लास, प्रोटीन एक क्लास, न्यूक्लिक एसिड एक क्लास, एक कैटेगरी, एक लिपिड हो गया, इसलिए बोला। क्वेश्चन ये है कि लिपिड माइक्रोमोलिक्यूल होता है, लेकिन ये फिर भी एसिड इनसॉल्युबल पैलेट में क्यों मिला? इसका रीजन सुनो। देखो बच्चों, देखो ये जो एक्सपेरिमेंट मैंने आपको पढ़ाया ना बच्चों, ये एक टाइप का डिस्ट्रक्टिव एक्सपेरिमेंट है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है सेल का। अब एक बात बताओ, जब सेल टूटेगा तो सेल मेम्ब्रेन कौन सा बचेगा? और जब सेल मेम्ब्रेन टूटता है ना बच्चों, तो उसमें प्रेजेंट जो लिपिड होता है वो वेसाइकल की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, सोलन हो गया पार्ट। ऐसे समझो इसको, जैसे एक कॉटन क्लॉथ है मेरे पास, इसमें से पानी डाला तो नीचे जाएगा ऑब्वियसली, लेकिन सपोज कुछ पार्ट वाटर का किस में कन्वर्ट हो गया? बबल्स में कन्वर्ट हो गया, तो बबल्स नीचे थोड़ी जाएगा भाई। वैसे ही लिपिड को जाना तो नीचे चाहिए था, लेकिन ये वेसाइकल की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, इसलिए नहीं गया नीचे। तो बताओ ट्रू मैक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन में क्या क्या मिलेगा? ट्रू मैक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन में क्या क्या मिलेगा? पॉलीसेकेराइड, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। लिपिड ट्रू मैक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन का कंटेंट नहीं है, ये तो एक्सेप्शनली मिल रहा है भाई। हाँ पीएनपी, पीएनपी मिलेगा ट्रू मैक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन में। पीएनपी मतलब पॉलीसेकेराइड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पीएनपी। अच्छा एक बात का जवाब और दो बच्चों, मैक्सिमम कंटेंट इन चारों को छोड़ दो, सब कुछ कहां मिलेगा? एसिड सॉल्युबल पूल में कि इनसॉल्युबल पूल में? बताओ।
एक बच्चे ने पूछा है मोनोसेक्राइड कहाँ मिलेगा, बेटा ये तो आप ही आंसर दे दो ना यार, मोनोसेक्राइड कहाँ मिलेगा, नीचे के ऊपर, सीधी बात है, मोनोसेक्राइड तो यूनिट है तो नीचे मिलेगा ना, एसिड सॉल्युबल पूल में। हाँ, अच्छा एक बात बताओ, देखो इन चार कैटेगरी को छोड़ करके, पॉलीसेक्राइड, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, रिमेनिंग ऑल कंटेंट विल बी प्रेजेंट इन एसिड सॉल्युबल पूल और इनसॉल्युबल पूल। बोलो, चार को छोड़ दो, उसके बाद सारे के सारे कहां मिलेंगे, एसिड सॉल्युबल पूल में। इसीलिए अपनी एनसीईआरटी पेज नंबर 142 लास्ट पैराग्राफ लास्ट लाइन, वहां एक लाइन लिखा हुआ है, पढ़ के देखो, साइंटिस्ट हैव फाउंड थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन एसिड सॉल्युबल पूल, वो इसीलिए लिखा हुआ कि मैक्सिमम जो कंपाउंड है वो किसमें मिलेंगे, बोलो, एसिड सॉल्युबल पूल में। एसिड इनसॉल्युबल पूल क्या है, एक बच्चा ये पूछ रहा है, अब नहीं बता पाऊंगा बच्चों, नो पॉसिबल नहीं है, पिछले आधा घंटे से यही चल रहा, गजब है, आप तो महान है भाई। वेसाइकल मतलब शॉलन पार्ट, जैसे पानी है, पानी का बबल बन गया तो क्या बन गया, वेसाइकल बन गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक एनालिसिस तो हमने ये कर लिया, अब इस एनालिसिस से हमको जो कंपाउंड निकालना था वो हमने कार्बोहाइड्रेट निकाल लिया सपोज। अब उस कार्बोहाइड्रेट का क्या किया हमने, एलिमेंटल एनालिसिस किया। कार्बोहाइड्रेट का एलिमेंटल एनालिसिस का मतलब, अरे उसमें कौन कौन से एलिमेंट कितने कितनी क्वांटिटी में है वो देखा, तो पता चला उसमें कार्बन थे 6, हाइड्रोजन था 12 और ऑक्सीजन था 6। ये हो गया एलिमेंटल एनालिसिस। एक बार बताओ बच्चों, यदि किसी कंपाउंड का हम एलिमेंटल एनालिसिस कर लें तो उससे बताओ बच्चों हम उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल सकते हैं कि नहीं? यस, क्या आएगा बोलो मॉलिक्यूलर फार्मूला, C6H12O6। और यदि किसी कंपाउंड का हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाए तो उससे बताओ बच्चों हम उस कंपाउंड का प्रोबेबल स्ट्रक्चर बना सकते हैं कि नहीं? यस, क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि मैंने प्रोबेबल क्यों बोला, अरे क्योंकि इस बात की गारंटी नहीं है कि ग्लूकोज ही है, ये फ्रक्टोज भी हो सकता है, ये गैलेक्टोज भी हो सकता है, ये मैनोज भी हो सकता है, सही है, इसलिए प्रोबेबल बोला। कहने का मतलब यदि किसी कंपाउंड का एलिमेंटल एनालिसिस करना है, एलिमेंटल एनालिसिस का मतलब उस कंपाउंड में प्रेजेंट एलिमेंट की क्वांटिटी, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से हम उसका प्रोबेबल स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अब ये तो हुआ मैक्रोमोलिक्यूल माइक्रोमोलिक्यूल का एनालिसिस। अब हमने क्या किया बच्चों, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड को डिफरेंशिएट करना है, कैसे करें, सेल को आग लगा दो, प्रोबेबल मतलब हिंदी में बोलूं संभावित, पॉसिबल, सेल को आग लगा दिया तो क्या होगा, अरे ऑर्गेनिक कंपाउंड तो CO2 और H2O गैसियस फॉर्म में उड़ जाएगा और जो बचेगा उसको क्या बोलते हैं, ऐश। उसमें क्या होंगे बोलो, इनऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे। यस, तो बताओ जो ऐश रिमेनिंग कंटेंट होगा उसमें मैक्सिमम कंटेंट एसिड सॉल्युबल पूल का होगा कि एसिड इनसॉल्युबल पूल का, बताओ। अरे सॉल्युबल का ही होगा ना यार, इनऑर्गेनिक कंपाउंड कोई पॉलीमर थोड़ी है, माइक्रो मॉलिक्यूल है सारे के सारे, बिल्कुल यही है। अब आपका पेज नंबर 142 कंप्लीट है, पेज नंबर 143 कंप्लीट है, पेज नंबर 144 कंप्लीट है, पेज नंबर 145 पे स्ट्रक्चर दे रखे, ओ पेज नंबर 145 पे स्ट्रक्चर दे रखे हैं, पेज नंबर 146 पे आपका आ गया प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट, वो पढ़ा दिया। अगला पैराग्राफ है बायो मैक्रोमोलिक्यूल का, एक एक वर्ड पढ़ा चुका हूं, पढ़ लेना, समझ में एक एक आएगा, देख लो एक बार, पढ़ के सुना देता हूँ लोग। कहाँ गया रे, पेज नंबर 146 पर, जहां से भी पढ़ोगे समझ में ही आएगा।
The acid insoluble fraction has only four type of organic compound: protein, nucleic acid, polysaccharide, lipid. These class has range of molecular weight with exception lipid. 1000 से भी ज्यादा मिलेगा इनका, 10,000 से भी मोलिकुलर वेट ज्यादा मिलेगा। आप बोलो सर आपने तो 1000 बोला था, अरे वो ये बोला था जिनका भी 1000 से भी ज्यादा होगा ना वो सब मैक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन मिलेंगे। ठीक है, ये सब समझ में आएगा। हाँ, एक पैराग्राफ ऐसा है पेज नंबर 147 सेकंड पैराग्राफ, इसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, इसको सुन लो। देखो बच्चों, जैसे ये सेल है, इस सेल में तीन चीजें मिलती हैं: माइक्रोमोलिक्यूल, मैक्रोमोलिक्यूल, सेल ऑर्गेनल्स। इसके अलावा कुछ होगा कि सेल में? कुछ नहीं होगा। बताओ, इन तीनों कंपाउंड को इंक्लूड कर लिया जाए तो बताओ सेल का एंटायर केमिकल कंपोजिशन हो जाएगा कि नहीं? हो ही जाएगा। एक बार बताओ, माइक्रोमोलिक्यूल एसिड सॉल्युबल पूल में मिलेंगे कि इनसॉल्युबल पूल में? मैक्रोमोलिक्यूल इनसॉल्युबल पूल में, सही है। सेल ऑर्गेनल ये भी इनसॉल्युबल पूल में मिलेंगे। अरे सेल ऑर्गेनल तो बड़े होते हैं ना। एक बार बताओ, इस सेल का मैक्सिमम कंटेंट माइक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन का होगा कि मैक्रो? माइक्रो का ही होगा। मैक्रो में तो चार ही मिलते हैं, बताया था ना। मैक्रो में तो चार ही मिलते हैं: प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसैकेराइड और लिपिड। तो बताओ साइटोप्लाज्म का मैक्सिमम कंटेंट, साइटोप्लाज्म का मैक्सिमम कंटेंट एसिड सॉल्युबल पूल का होगा कि एसिड इनसॉल्युबल पूल का? एसिड सॉल्युबल पूल का। इसीलिए इसका जो पैराग्राफ है इसमें फर्स्ट लाइन लिखी हुई है, पेज नंबर 147 सेकंड पैराग्राफ फर्स्ट लाइन लिखा हुआ है: द एसिड सॉल्युबल पूल रिप्रेजेंट रफली द साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन। मतलब ये हुआ कि साइटोप्लाज्म का मैक्सिमम कंटेंट एसिड सॉल्युबल पूल का होगा। ऑर्गेनेल्स कहाँ जाएगा? एसिड इनसॉल्युबल पूल में जाएगा। और कहाँ जाएगा? यस, ये आपका पैराग्राफ कंप्लीट है। अब सब समझ में आ जाएगा। पेज नंबर 148 आपका कंप्लीट है पहले से ही। पेज नंबर 149 निकालो बच्चों। इसमें आपको न्यूक्लिक एसिड वाले पैराग्राफ के सेकंड पैराग्राफ के लाइन नंबर 4 में प्रॉब्लम आ सकता है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है: द सुगर फाउंड इन पॉलीन्यूक्लियोटाइड इज आइदर राइबोज और 2 डीऑक्सीराइबोज। ये 2 डीऑक्सीराइबोज का मतलब क्या है? अरे यार, इसका इतना सा मतलब है। बताओ आरएनए में कौन सा शुगर मिलता है? राइबोज ना। पेज नंबर 149 न्यूक्लिक एसिड वाले पैराग्राफ का सेकंड पैराग्राफ का लास्ट फोर्थ लाइन चल रहा है। बोलो आरएनए में शुगर कौन सा मिलेगा? राइबोज। और डीएनए में डीऑक्सीराइबोज। अरे राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज में कहाँ डिफरेंस होता है सेकंड कार्बन पे ना। उसके लिए लिखा 2 डीऑक्सीराइबोज। एक ऑक्सीजन कम मिलता है ना। यस, उतनी सी बात है। अगला है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ये वो लाइन है जो इनमें तो आप थोड़ा आपको डाउट आ सकता है, इसलिए पहले ही बता देता हूँ, है ना। इसमें एक लाइन लिखा हुआ है प्रोटीन का, सेकंड लाइन: स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल मींस डिफरेंट थिंग्स इन डिफरेंट कंटेक्स्ट। इसका मतलब समझ लो, स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल मींस डिफरेंट थिंग्स इन डिफरेंट कंटेक्स्ट। इसका मतलब क्या? जैसे बच्चों बोल दिया होता मैंने कैपिटल डी ग्लूकोज, तो आप ग्लूकोज का स्ट्रेट चेन बनाते हैं रिंग? बताओ, स्ट्रेट बनाते ना। लेकिन मैं बोल देता बीटा ग्लूकोज, तो बोलो रिंग स्ट्रक्चर बनाते या स्ट्रेट?
रिंग, सही सी बात। तो देखो मॉलिक्यूल तो एक ही था, लेकिन एक बार आप उसका स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो एक बार आपने रिंग बना डाला। मतलब कंटेक्स्ट चेंज हुआ, रेफरेंस चेंज हुआ, तो स्ट्रक्चर भी चेंज हो रहा है। यस, इतनी सी बात की है। तो फिर इसके बाद इसमें लिखा हुआ है, जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले हैं, NaCl का स्ट्रक्चर बनाते हैं या MgCl2 का स्ट्रक्चर बनाते हैं, 2D में बनाते हैं, 2 डायमेंशन में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले जैसे बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाए या फिर नेफ्थलीन का स्ट्रक्चर बनाए, 2D में बनाते हैं। लेकिन फिजिक्स वाले मोस्टली 3D स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। कोई नई बात नहीं। अरे जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे आप, सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे तो 3D में होगी ना यार, इस तरह से। फिर लिखा हुआ है, लेकिन बायोलॉजी वाले 4 लेवल पे बात करते हैं। अरे कुछ नहीं, प्रोटीन 4 लेवल पे होता है ना, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी कॉन्फ़िगरेशन, वो बोला है, बस इतनी सी बात। वही लिखा हुआ है इसमें। हाँ, यही पढ़ोगे तो यही मिलेगा सर। फिर इसमें लास्ट थर्ड लाइन में प्रॉब्लम आ सकती है, इफ अ प्रोटीन थ्रेड डज नॉट एग्जिस्ट थ्रू आउट एज एन एक्सटेंडेड रिजिड रॉड। इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब ये है कि जो प्रोटीन है लीनियर स्ट्रक्चर में रहेगा क्या हमेशा? एक रॉड की फॉर्म में ही रहेगा क्या हमेशा? नहीं। कॉइल हो करके बताओ सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाएगा कि नहीं बनाएगा? इसके बाद फोल्ड होकर के बताओ टर्सरी बनाएगा कि नहीं बनाएगा? 3D स्ट्रक्चर आ गया ये, हॉलो वुलन बॉल लाइक स्ट्रक्चर। और ये जो टर्सरी कॉन्फ़िगरेशन आपस में लिंक होकर के क्वाटरनरी बना देता है। तो बनने वाला जो क्वाटरनरी कॉन्फ़िगरेशन होगा ना, ये स्फीयर लाइक भी हो सकता है, ये क्यूब लाइक भी हो सकता है, ये प्लेट जैसा भी हो सकता है, बस ये लिख रहा है। ठीक है, और कोई नई बात नहीं है इसमें। अगला देखो बच्चों, पैराग्राफ पेज नंबर 151, वहां पे हेडिंग डाला हुआ है, इसको सुन लो। पढ़ा हुआ है, रिवाइज करवा रहा हूँ। नेचर ऑफ बॉन्ड लिंकिंग मोनोमर्स इन अ पॉलीमर। इसका हेडिंग समझ में आ जाए बस, पढ़ा हुआ आपने सब है पूरा अंदर। इसका मतलब ये है बच्चों कि कोई भी पॉलीमर था, उसको पॉलीमर को बनाने में मोनोमर यूज होगा। तो जब एक मोनोमर दूसरे मोनोमर के साथ रिएक्ट करेगा, तो उनके बीच में बॉन्ड कैसा बनेगा, उसका नेचर समझना है। सबसे पहले बताओ, मैंने आपको कौन सा पॉलीमर पढ़ाया था जिसके लिए मैंने बोला था कि ये पॉलीमर है? क्या था वो? अरे पॉलीसेकेराइड था नहीं, बोला था कि नहीं था? अब बताओ, पॉलीसेकेराइड का मोनोमर क्या हुआ? मोनोसेकेराइड। और जब एक मोनोसेकेराइड ने दूसरे मोनोसेकेराइड के साथ रिएक्ट किया तो पानी निकला। अरे डिहाइड्रेशन हुआ था ना, बॉन्ड का नाम बोलो। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, यस। उसके बाद अगला पॉलीमर कौन था? प्रोटीन। बोलो प्रोटीन का मोनोमर? अमीनो एसिड, यस। बोलो, एक अमीनो एसिड जब दूसरे अमीनो एसिड के साथ रिएक्ट करा तो पानी निकला, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस हुआ ना प्रोटीन, यस। बॉन्ड का नाम बोलो? पेप्टाइड बॉन्ड, सही जवाब। हाँ, अगला था बताओ क्या? न्यूक्लिक एसिड। बोलो न्यूक्लिक एसिड मोनोमर। न्यूक्लियोटाइड था ना? हाँ, न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ जब रिएक्ट करता है तब भी पानी निकला। एस्टर बॉन्ड, दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में कौन से बॉन्ड? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड दो एस्टर बॉन्ड के इक्वल था, यस। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड प्रीवियस शुगर के थर्ड कार्बन को नेक्स्ट शुगर के फिफ्थ कार्बन के साथ रिएक्ट करवाता है, यस।
और इस बॉन्ड का नाम था फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। हाँ भाई, इस समय एक जगह आपको वाटर मॉइटी लिखा हुआ मिलेगा बच्चों। कहाँ लिखा हुआ है देखो, पढ़ के बताता हूँ। मॉइटी का मतलब पार्ट। कहाँ गया रे, ये रहा, फोर्थ लाइन में। नेचर ऑफ बॉन्ड लिंकिंग मोनोमर्स इन अ पॉलीमर का फोर्थ लाइन देखो, लिखा हुआ है वन अमीनो एसिड रिएक्ट विद द अमीनो ग्रुप ऑफ द नेक्स्ट अमीनो एसिड विद द एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉइटी। अरे वाटर रिलीज होगा ना, उसके लिए बोला। हाँ, बस और तो समझ में आ जाएगा। हाँ, एक इसमें ये देख लेना बच्चों, देखो जैसे हमने ये आपको डीएनए बना दिया, ये नाइट्रोजन बेस है, ये है इसकी रेलिंग, बैकबोन। बताओ इस रेलिंग के जो नाइट्रोजन बेस है लगभग 90 डिग्री एंगल पे है कि नहीं, अप्रोक्स। अरे कंप्लीटली राइट एंगल पे नहीं होते, अप्रोक्स। इसलिए यहां पे लिखा हुआ है नाइट्रोजन बेसेज आर प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलर और लेस, मोर और लेस परपेंडिकुलर टू दिस बैकबोन। लिखा लिखा हुआ है देखो, द बैकबोन इज फॉर्म्ड बाय द sugar and phosphate sugar chain. The nitrogen bases are projected more or less perpendicular to this backbone but face inside. क्यों? अरे क्योंकि इस बैकबोन के, बताओ ये नाइट्रोजन बेस अंदर की तरफ है कि नहीं, बोलो। नाइट्रोजन बेस अंदर की तरफ है कि नहीं? वॉइस नहीं आ रहा, कौन बोला है? वॉइस कैसे नहीं आएगा, ऐसे तो आएगा यार। देख लेते हैं एक बार, आ रहा है वॉइस तो भाई, वॉइस तो आ रहा है। ठीक है, आपको एनसीईआरटी को यही तक पढ़ना था बस, पेज नंबर 152 फर्स्ट पैराग्राफ तक ही पढ़ना है बस। आइसोप्रीन पॉलीमर है बच्चों, बिल्कुल सही बात है। नहीं, आइसोप्रीन नहीं है पॉलीमर, क्रोमोलिपिड पॉलीमर था। आइसोप्रीन तो यूनिट था। बैकबोन वाला पॉइंट कहां पर है? अभी तो बोला था पेज नंबर 151 लास्ट पैराग्राफ लाइन नंबर थर्ड। देखो, प्रोटीन सिंथेसिस, पॉलीसेकेराइड फॉर्मेशन आर एग्जांपल ऑफ डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। देखो बच्चों, एक बार फिर से बता देता हूं। देखो, किसी भी सेल का एनालिसिस करना था, उस सेल को ले लिया, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के साथ मिक्स करके ग्राइंड कर दिया, जो कुछ मिला स्लरी बोला, स्लरी को फिल्टर पे डाला, ऊपर जो रह गया उसको बोला एसिड इनसॉल्युबल पूल, और जो नीचे चला गया उसको बोल दिया एसिड सॉल्युबल पूल। बस इतनी सी बात है। पेज नंबर 152 ओनली फर्स्ट पैराग्राफ तक ही पढ़ना है। बिल्कुल। ये आपका बायोमोलिक्यूल खत्म हुआ, नेक्स्ट वन पे आपका सेल बायोलॉजी स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट टर्न पे सेल बायोलॉजी, एंजाइम में नहीं पढ़ाऊंगा बच्चों, मेरे को ही नहीं आता। प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ाया जाएगा उसको। हाँ, ये था आपका बायोमोलिक्यूल चैप्टर। इसमें और कहीं क्या प्रॉब्लम आ सकता है? कुछ भी नहीं आएगा प्रॉब्लम। आपने ध्यान से सुना होगा तो एक सिंगल वर्ड में प्रॉब्लम नहीं मिलेगा अब नहीं आएगा प्रॉब्लम। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अच्छा, ठीक है, ज्विटर आयन का और लफड़ा लग रहा है मेरे को, इसको सुन लो।
चलो बता देता हूँ, मेरे पास टाइम है तो सुन लो आप। देखो यहाँ बता देता हूँ। देखो बच्चों, देखो भाई, ये अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर है। बताओ ये एसिडिक पार्ट है? बेसिक पार्ट है? तो बताओ ये एसिडिक और बेसिक दोनों प्रॉपर्टी शो कर सकता है, इसलिए इसको बोल दिया एम्फोटेरिक। अब बताओ बच्चों, एसिडिक पार्ट, एसिडिक पार्ट जो होता है वो बताओ मीडियम में H प्लस रिलीज कर सकता है? H प्लस रिलीज किया तो चार्ज कौन सा है यहाँ पे? नेगेटिव। और बताओ ये बेसिक पार्ट है तो H प्लस एक्सेप्ट कर सकता है तो कन्वर्ट हो गया NH3 पॉजिटिव। अब ये है ज्वीटर आयन। किसी भी अमीनो एसिड पे चार्ज क्या होगा? मीडियम की पीएच पे डिपेंड करता है। कैसे? देखो, इस ज्वीटर आयन को हमने एसिडिक मीडियम में डाला तो एसिड क्या रिलीज करेगा बोलो? H प्लस। तो ये किसके साथ कनेक्ट हो जाएगा? H प्लस CO माइनस के साथ। तो स्ट्रक्चर कैसा बन गया देखो, बोलो पॉजिटिव चार्ज आया एसिडिक पीएच पे। अब हमने इस ज्वीटर आयन को डाल दिया बेस में। बेस क्या देगा? OH माइनस। अब OH माइनस रिएक्शन किसके साथ करेगा? NH3 पॉजिटिव के साथ। तो NH3 पॉजिटिव किस में कन्वर्ट हो जाएगा? NH2 में। तो कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। तो एसिडिक पीएच पर चार्ज कौन सा आ रहा है? पॉजिटिव। बेसिक पीएच पर नेगेटिव। लेकिन वो पीएच, जिस पीएच की वैल्यू पर अमीनो एसिड पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज दोनों एक साथ मिल जाएं, पीएच की उस वैल्यू को बोला जाता है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट तो क्या है? वो पीएच है जिस पीएच पे अमीनो एसिड ज्यूटर आयन की फॉर्म में मिला। और ज्यूटर आयन क्या है? जिस पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एक साथ। यस। एक बात और पूछिए किसी बच्चे ने, पेज नंबर 145 निकालो। देखो यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर दे रखे हैं, नीचे नीचे देखो यूरासिल का स्ट्रक्चर दे रखा है, पायरिमिडीन लिखा हुआ है, उसके आगे देखो न्यूक्लियोसाइड लिखा हुआ है। कैसे पहचाने को न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड को? बताओ ये न्यूक्लियोसाइड है या नहीं? यूरिडाइन। अरे क्योंकि फॉस्फेट नहीं है ना यार। देखो यूरासिल तो है, साथ में पेंटोस शुगर है, लेकिन फॉस्फेट नहीं है, तो न्यूक्लियोसाइड ही होगा ना। अगला देखो एडिनाइलिक एसिड, इसमें देखो एडिनाइन जुड़ा हुआ है, पेंटोस शुगर है, फॉस्फेट है, तो न्यूक्लियोटाइड ही होगा ना। बस। सही है, सही है। और क्या बताऊं आपको? और तो सब हो गया, खत्म। नेक्स्ट टर्न पे सेल बायोलॉजी तैयार रखना भाई, एनसीईआरटी भी साथ में रखना और उसका मॉड्यूल भी साथ में रखना। ठीक है, ऑल द बेस्ट, चलते हैं। रिवाइज कर लेना, जहां 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 प्रॉब्लम हो बता दें। बाय।